सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दहशतगर्दी से मुतासरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस की हालत जार पर चश्मकुशा हकाइक सामने आए हैं। सूबाई स्पीकर की सरबराही में होने वाले सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में IG खैबर पख्तूनख्वा ने इंकशाफ किया है कि पुलिस के पास वसाइल की शदीद कमी है, कैपेसिटी और सलाहियत के मसाइल भी दरपेश हैं और फौज की मदद के बगैर दहशतगर्दी पर काबू मुमकिन नहीं है। सवाल यह है कि क्या इन हालात में दहशतगर्दी का मौसर मुकाबला मुमकिन है? दूसरी जानिब 27वीं आईनी तरमीम के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से राब्ते शुरू कर दिए हैं, जबकि अपोजिशन से मुज़ाकरात का टास्क स्पीकर कौमी असम्बली को सौंपा है। अब देखना है कि हुकूमत और अपोजिशन किसी मुतफ़िका मुसव्वदे पर इत्तफ़ाक़ राय कर पाते हैं या नहीं। दिलचस्प बात है कि इमरान खान ने भी अपनी जमात को हुकूमत से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से रोक दिया है और ये इख्तियार महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास के सुपुर्द कर दिया है। क्या ये अपनी ही जमात पर अदम एतमाद का इजहार है? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नासिर भट्ट साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कमर जमान कायरा साहब फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, कायरा साहब सीनियर लीडर हैं पीपल्स पार्टी के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, मैं ज़रा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। मुझे बताएँ कि एक अपोजिशन का तासुर है कि दोनों जमातों ने अंडरस्टैंडिंग से पहले ही सारा कुछ कर लिया है, अब जो कुछ सामने लाना चाह रहे हैं उस पर सिर्फ अंगूठा लगवाना बाकी रह गया और जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है वो बस अब एक फॉर्मेलिटी है। इस इल्ज़ाम के ऊपर आपकी पार्टी का और आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो 27वीं तरमीम की बाज़गश्त है हो रही है, 27वीं तरमीम आ रही है और 27वीं तरमीम आने से पहले जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, MQM में जितने हैं, मुशावरत हो रही है। ठीक है, ये कहना कि कोई कहीं और से मसवदा आ रहा है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। मुशावरत हो रही है तो उसका सबूत है कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक ट्वीट भी किया कि हमारी बात हो रही है, या उनका अंदाज शायद कुछ और था कि जी आपने कहा, किसी ने कहा जी मदद मांगी। ये आपको पता है, ये इत्तेहाद में जब होता है हुकूमत में सियासी जमातों का, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी होती है, उसके बगैर आगे हालात चलते नहीं है। अंडरस्टैंडिंग हमारी है और अब जितनी मुशावरत हो रही है उसके बाद अगर वो बिल आता है असम्बली में तो फिर अपोजिशन, अल्लाह करे कि ये अपोजिशन वो ना हो जो रवायत उनकी कायम है 26वीं तरमीम पे जो उन्होंने किया। हालांकि मैं बात इसलिए फिर दोहराता हूँ, मैंने एक और टीवी प्रोग्राम में भी कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा जी आप ये तरमीम बड़ी जल्दी ला रहे हैं, इसके लिए टाइम दें, हम आपस में मुशावरत करें, अपोजिशन को भी इंगेज करेंगे। फिर अपोजिशन चाहे वो मौलाना साहब थे या PTI थी, सब ने मिल के 1 महीने का टाइम लिया। टाइम लेने के बाद PTI ने अपनी एक मुशावरती टीम भी 4 रुकनी बनाई। 26वीं तरमीम की बात कर रहे हैं? 26 तरमीम। वक्त ज़ाया किया और मैं इसलिए ये बात दोहरा रहा हूँ कि ये कौम को ये चीज़ सामने नज़र आनी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर ये लोग भाग गए जी, इमरान खान ने कहा इनसे बात नहीं करनी। ठीक है, और फिर जब वो 26वीं तरमीम पास हुई तो इन लोगों ने ये भी कहा कि इनमें तो कुछ तरमीम जो हमने पेश की थी वो शामिल की है इन्होंने। हाँ। फिर बाद में वो मुकर गए। अब भी मैं कहता हूँ कि 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम जब आएगी, 27वीं 28वीं तरमीम जब भी आती है, पार्लियामेंट का राइट है, इससे आप ले नहीं सकते, किसी को कोई राइट नहीं कि उसको रोके। क्यों कि अगर आपके पास 2/3 अक्सरियत है तो आप हालात के मुताबिक देखते हैं कि जो चीज़ कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए बेहतर है वो तरमीम ले आए और उसमें फिर मुशावरत होती है। अब भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा PTI के भाइयों से कि आप जब ये तरमीम आएगी उस पर जब बहस होगी तो उसमें आप हिस्सा लें। हाँ। इससे पहले कि आप वो पर्चे फाड़ें और उठ के बाहर चले जाएं। मैं समझता हूँ कि ये पर्चे फाड़ के जो बाहर जाते हैं, ये इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप तरमीम आचीज़ कर लें, हम तो बस हवा में जाके कर रहे हैं, हम आपको खुली छुट्टी दे रहे हैं। इनका चाहिए वहाँ बैठ के उस पर बात करें, कोई चीज़ एतराज़ है उस पर बात होगी, कौम देख रही है, नज़र आएगी हर चीज़। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, ये बताएं कि बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने कहा कि इमरान खान से पूछकर तरमीम पर रद्द अमल देंगे अपना, और सलमान राजा साहब ने उसको स्ट्रेट अवे जो है वो मुस्तरद कर दिया है।
अब पीटीआई की क्या पोजीशन है इस सारे मामले पे, क्या करेंगे आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो 26वीं आईनी तरमीम थी उससे जो नुकसानात हुए इस मुल्क को, या जो अभी तक हो रहे हैं, जो अदालती निज़ाम एक किस्म का मफलूज होकर रह गया है, और उसके जो नुकसानात हुए हम नहीं समझते कि 27वीं तरमीम जो है उससे और नुकसानात नहीं होंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि देखें, ये तो हमेशा 2/3 अक्सरियत जो होती है जिस पार्टी के पास और जिस हुकूमत के पास, वही ये तरमीम ला सकती है। अब ये कि जो मैंडेट है इनका, वो आपको पता है, सारा हमारे लोगों को तोड़ तोड़ कर उधर ले लिया गया, हमसे मैंडेट छीना गया, फिर हमारी जो मखसूस नशिस्तें थी वो हमसे छीनी गई। तो इस तरह करके उन्होंने जो मैंडेट बना के दिया है ना, ये अवामी मैंडेट नहीं है। ये खुद कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, लेकिन वोट को इज्जत नहीं मिल रही। तो हम ये कहते हैं कि जो अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत होगी वो उसको हक हासिल है कि वो जो भी तरमीम करे। देखिए, 1973 का आइन बड़ी मुश्किल से बना था, और उस पर तमाम जितनी भी सियासी पार्टियाँ थी उनके सरबराहों ने बड़े मफाहिमत के साथ, वो कंसेंसस के साथ वो आइन लेकर आए थे। लेकिन आज जिस तरीके से, जिस बेदर्दी के साथ इस आइन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है, तो मैं तो देखें, हमें तो दीवार से लगाया गया है, लेकिन पीपल्स पार्टी को जरूर करेंगे सर, करेंगे क्या? आप अपना बताएं ना, आप क्या, इस पर क्या पोजीशन होगी आप लोग? नहीं, हम तो बिल्कुल इसकी मुखालफत करेंगे और डट कर मुखालफत करेंगे। एक मुखालफत जो भट्ट साहब कह रहे हैं, पेपर फाड़ के करेंगे या फिर बाकी बाकायदा इसमें जो तजावीज़ हैं या जो चीज़ें हैं तरमीम? ये तो खैर ये तो देखिए गैर संजीदा बात होगी ना कि फाड़ के करेंगे जो भी करेंगे। देखिए, ये तो एक असेंबली में जो लोग होंगे, जब ये आएगी, इससे पहले मुझे तो ये बताएं कि असेंबली में भी पेश करेगी कि नहीं। अच्छा, चले वो तो भट्ट साहब आपको इसका जवाब दे देंगे, लेकिन ये बताएं कि जब वो पेश करेंगे तब आपको पता चलेगा, आप अभी से उसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमें पता है ना, इनकी नियतों का पता है, क्योंकि जो 26वीं आईनी तरमीम आई है उससे जो जजेस के आज तक जजेस उससे मुतमईन नहीं है। लेकिन ओके तो आप ये कह रहे हैं इनकी नियत ठीक नहीं है, इसलिए जो भी तरमीम लाएंगे हम उस तरमीम की मुखालफत करेंगे। कायरा साहब, 18वीं तरमीम का जो स्पिरिट है वो तो खत्म हो जाएगा ना, अगर ये जो 27वीं तरमीम लेकर आए, जिस तरह ये राइट एनएफसी जी आपका पॉइंट आ गया शौकत यूसुफज़ई साहब। कायरा साहब, मुझे ये बताएं, एक इंप्रेशन ये क्रिएट हो गया है कि पीपल्स पार्टी 18 अमेंडमेंट और एनएफसी पे रिव्यू के लिए तैयार हो गई है, ये दुरुस्त तासुर है? और इसमें है क्या बेसिकली, जो बिलावल साहब ने अपनी ट्वीट में बात की है, इशारा दिया है, इसमें है क्या? देखिए, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग रखी गई है, जिसमें ये सारे डिटेल जो पार्टी के साथ शेयर होगी या शेयर हुई है वो डिटेल थ्रेश होगी। जब तक वो डिटेल हमारे सामने नहीं आती, ये अजम्पशंस पे गुफ्तगू है। आप एक मफरूजे पे सवाल करेंगे, मैं कोई मफरूजे पे जवाब दूंगा, आप उसको कमर जमान कायदा ने कहा पीपल्स पार्टी का मौकफ आ गया। इस तरह की एक डिबेट चल रही है। सवाल ये है, 27वीं तरमीम 18वीं तरमीम के खिलाफ आ गई है, फलान हो गया। 18वीं तरमीम क्या इंडिपेंडेंटली कोई चीज है? 18वीं तरमीम जब आइन के अंदर 18वीं दफा तरमीम हुई थी, उसका नाम है, अब वो आईने पाकिस्तान है। 19वां भी आईने पाकिस्तान है, 26वीं तरमीम भी आईने पाकिस्तान है। अब आईने पाकिस्तान में एक तरमीम होनी है। तरमीम होना कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम तो नहीं है। अब उसको बगैर देखे, बगैर सुने, अगर कोई बंदा कंडेम करना चाहता है, उसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन लॉजिकली वो कितना दुरुस्त है ये देखने की जरूरत है। और ये याद रखिए, ये जो 26वीं तरमीम के हर वक्त आने आते हैं, पीटीआई ने 26वीं तरमीम में मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुसलसल एंगेज किया, उनके साथ सारे पॉइंट्स तय किए। जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी इमा जाहिर की वोट देने की, उस दिन भी पीटीआई की टीम ने उनके साथ खड़े होके, आपके स्टूडियो में रिकॉर्ड मौजूद है, निकालिए वो, और वहां पे खड़े होके कहा कि जी हमारी बातें तो मान ली गई, लेकिन हम इसको वोट नहीं करेंगे। ये सारा कुछ आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच, ये पीटीआई का मुतालबा था। पीटीआई के मुतालबात उसमें शामिल किए गए जो 26वीं तरमीम थी, लेकिन उसके बाद भी ये विड्रा कर गए, इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके साथ नाराज हैं। अच्छा, ये जो कायरा साहब, ये जो एक बात की है डार साहब ने, उन्होंने कहा है कि सेनेट में जो कहा, उन्होंने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी तकरीबन तमाम चीज़ों पर मुत्तफिक हैं। एक पॉइंट है जिस पर हम मुत्तफिक हो चुके हैं,
अब दीगर इत्तेहादियों को इस पॉइंट पर लाएंगे, वो पॉइंट क्या है? मेरे साथ तो शेयर नहीं हुआ, मैं तो पार्लियामेंट में नहीं हूँ। अब डार साहब ने किसके साथ बात की है? अगर हमारी क़यादत से की है तो हमारी क़यादत ने कोई फैसला करने से पहले सीसी को एतमाद में लेना है। उसकी मीटिंग है हमारी कल, और कल उसकी मीटिंग के बाद इंशाल्लाह। अच्छा कायरा साहब, वैसे मैं आपकी उसूली पोजीशन समझ लेता हूं, चले मुझे ये बताएं, क्या एनएफसी का ज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है कि ये हर साल शेयर बढ़ना है, कम नहीं होना, ये बढ़ना है, कम नहीं होना। क्या अब अगर ये कम होता है इन हालात में जो इस वक्त मखसूस हालात हैं, मुआशी एतबार से भी कह लें या वफाक की पोजीशन को देखते हुए कह लें, इस वक्त अगर ये कम होता है तो ये दुरुस्त फैसला होगा? मैं इसके ऊपर बात इस तरह करूंगा, मैं चाहूंगा कि ये तो एक मुतनाज़ा सा इशू है। पहली बात तो ये है कि जो एनएफसी है इसका फैसला तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर या जो फाइनेंस मिनिस्टर और बनाया गया कमीशन जो है वो करेगा। लेकिन जो आइन के अंदर लिखा हुआ है वो यही है कि अगर आपने हर साल तो नहीं बढ़ना, आप उसको कम नहीं करेंगे। बढ़ाने से अगर हर साल बढ़ाना ही है तो बढ़ाते बढ़ाते तो फिर एक वक्त ये भी आ जाएगा, यदि अभी 52.2% या 5% है तो हर साल अगर बढ़े तो फिर तो 10-20 साल के अंदर वक्त आएगा कि फेडरेशन के पास पैसा ही नहीं रहेगा। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आप कुछ बात करना चाह रहे थे शौकत यूसुफ़ज़ई साहब? देखिए मैं ये बात करना चाह रहा था कि ये तो भी मफरूज़ों में है ना कि जी आ रही है तो तबाही हो रही है। जो जैसे 26वीं तरमीम आई, कायरा साहब ने जो मैंने बात की, कायरा साहब ने वही बात कर दी। ये कम से कम कौम को इस बात पे तो अभी ये सामने टीवी पे बैठ के कह दे कि जब 27वीं तरमीम पार्लियामेंट में लाई जाएगी हम भागेंगे नहीं, क्योंकि भागने का मकसद ये है कि वो हुकूमत को खुली छुट्टी दे रहे जो मर्जी करें। हाँ। देखे ना, एक तरफ से इनकी भी हामी होती है कि ठीक है जी आगे, ये वहाँ बैठे उस पर डिबेट करें, जिस चीज़ पे इतराज़ है टीवी है 24 आवर लोग देखेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन इनके अंदर इतने वो कहते हैं ना बन चुके हैं धड़े कि शायद अलीमा बाजी कुछ और कहते हैं, इमरान खान साहब अंदर से कुछ और कहते हैं। ये इनकी प्रॉब्लम है। हाँ। कि ये 2 साल में तो अपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सके। इनको तो चाहिए था कि अपोजिशन का किरदार अदा करें, और तनकीद बराए तामीर हो तो हर चीज़ उस पर अच्छी होती है। हमें भी होता है कि हमारे सामने अपोजिशन बैठी है, अगर हम किसी जगह कोई ऐसी गलत चीज़ लाएंगे तो बोलेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा करना ही नहीं। मैं आपको अभी कह रहा हूँ, इन्होंने फिर भाग जाना है। या ये कहते हैं जी 26वीं तरमीम आ गई। मैंने एक प्रोग्राम में कहा कि वो पुराने टाइम पे गांव में एक तार आती थी ना, तो वो रोना शुरू कर देते थे। वो कहते हैं भाई देखो ये कोई खुशी की तार ना हो, जरूरी नहीं है कि रोने वाली तार है, कोई मर गया कोई है। तो ये चीजें इनको देखते तो आप कह रहे हैं परेशान ये हो जाते हैं। तरमीम आती है। आपकी चीफ मिनिस्टर केपीके से मुलाकात हुई एक डेलीगेशन के साथ, उसमें क्या बातचीत हुई? हाँ बिल्कुल हुई। वो हमारी असल में इंटरनल प्रोविंशियल जो कहते हैं ना कोऑर्डिनेशन होती है, वो एक कमेटी है, मैं उसका भी मेंबर हूँ। और हम गए वहाँ, हमने वहाँ जाके मीटिंग करनी थी चीफ सेक्रेटरी साहब से। वो मीटिंग हुई तो उसके बाद सीएम साहब के उधर से मैसेज आया कि वो मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, मिले। वो बड़ी उनकी दरख्वास्त पे मिले? उनके जाके हम मिले, वो मिले और बड़ी अच्छी बात हुई। तो उन्होंने हमें ये भी कहा कि ये जो कमेटी है ये हमारे वकील बन जाए पंजाब, क्योंकि इसके बाद हमने पंजाब में भी जाना है, सिंध में भी जाना है। हाँ। तो हमारे उनके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। मैंने कहा आपका मैसेज हम ज़रूर लेके जाएंगे, पर मुझे डर है कि जब ये मैसेज जाएगा तो वो जो जेल में बैठा है बंदा, उसको कहेगा अच्छा तुमने वही काम कर दिया जो गंडापुर कर रहे हैं। लेकिन उनकी नीयत अच्छी थी तो हम वो ज़रूर मैसेज लेके जाएंगे। मेरा ख्याल है कि वो भी चाहते हैं कि हालात केपीके के वफाक से भी अच्छे हों, तभी कोऑर्डिनेशन, तभी काम चलता है। लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा? अगर वो ये चाहते हैं तो फिर देखे ना, वो जो बैठे हुए वो नहीं चाहता ना, उसका तो ये काम है कि मुझे जेल से निकालो, वरना आप नहीं। गंडापुर के साथ यही हुआ ना, अब वो इनके साथ भी ये करेगा। पॉलिसी जब तक इनका अपनी वो कहते हैं ना कि ये अपने वो नीयत ठीक कर लें कि आपका रास्ता ठीक हो जाए, आपने मिलना है। पीएम साहब ने दोबारा भी वज़ीर आला जो केपीके उनको मुबारक दी थी और कहा था हमारे साथ आप बैठें बात करें। मुझे आप बताएं, बैठेंगे नहीं तो कैसे बात होगी? जैसे दहशत गर्दी है, वफाक पॉलिसी बनाता है, सुबह से क्यों बुला के मुशावरत करते हैं कि आप कुछ बात बताएं, वो नहीं आए। तो आपको लगा उनसे तासुर आपको ये मिला कि वो सीएम
वफाक के साथ और दीगर सूबों के साथ चलना चाहते हैं, तावन करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनके बानी चेयरमैन उनको इतनी इजाज़त नहीं देते कि वो कर सकें। मेरी ये ख्याल है कि वो खुद अच्छा बंदा बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता ही है फिर वो जिसने बनाया वो इनको नहीं मिले, वो ये तासुर मिला है, मुझे ये तासुर मिला। जी शौकत यूसुफजई साहब, एक तो ये भट्ट साहब कह रहे हैं आपके चीफ मिनिस्टर से मिले, वो कहते हैं हमारे वफाक के साथ मामला ठीक होने चाहिए, आप ये पैगाम दें, और जी और दीगर सूबों से भी जाहिर है, और उन्होंने कहा उनकी भी वही मजबूरी लग रही है जो गंडापुर साहब की थी, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप सिर्फ तरमीम का नाम सुनते के साथ ही इसकी मजम्मत करने लगते हैं। कायरा साहब और भट्ट साहब ने दोनों ने आपको बताया कि भाई आप पूरा महीना उस प्रोसेस का हिस्सा रहे, माना कि हमारे भी पॉइंट्स इसमें शामिल किए गए, लेकिन एंड में आप लोग उससे निकल गए। तो वो कहते हैं आप आएँ, तामीरी क्रिटिसिज्म करें, उसके अंदर अपनी राय दें, कुछ शामिल कराना है, कुछ निकलवाना है, ठीक है, लेकिन मैं ना मानूँ कि रट ना लगाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भट्ट साहब की अपने बातों में तजाद नज़र आया। पहले तो उन्होंने कहा कि ये मफरूज़ों पे वो करते हैं, मुखालफत करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि इन्होंने जब मुलाकात की सुहेल अफरीदी के साथ और उन्होंने कहा कि जी मैं सूबे के मामलात को करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। फिर ये कहते हैं नहीं वो तो जेल में अंदर बैठे, क्या उससे आपकी बात हुई है, आपने कोई मुलाकात कराई है? तो आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं? फिर टीवी पे बैठ के आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं? मतलब आप क्यों नहीं चलने देते इस प्रोसेस को कि बेहतर माहौल पैदा हो, वो हो। लेकिन बदकिस्मती है कि देखें ये बैठ के टीवी पे ये कि इनके अंदर धड़ेबंदियाँ हैं, तो कहाँ आपने देखा यहाँ पे सीएम के जो इलेक्शन हो उसमें कौन सी धड़ेबंदी हुई? फिर उसके बाद जब सेनेट का इलेक्शन अभी रिसेंटली हुआ उसमें कौन सी धड़ेबंदी आपको नजर आई? तो बातें करने से कि बैठ के जी दिन के अंदर धड़ेबंदी, मुखालिफत तो आपके अंदर भी बहुत सारी होंगी। क्या पीएमएलएन के लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं है? बहुत सारे हर पार्टी में, पीपल्स पार्टी में कम है। कायरा साहब, आप ये एक जो तजवीज़ आई है कि जी तजवीज़ क्या, ये तो बाकायदा वहाँ से पीटीआई की तरफ से कह दिया गया कि भाई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन बात करेगी अब सियासी जमातों से भी और इस्टेब्लिशमेंट से भी, हम तो अब नहीं करेंगे कोई बात। क्या इस डिस्कशन से कोई रास्ता निकल सकता है पॉलिटिकल, क्योंकि वो दोनों लोग जो हैं उनसे बात करके? मैं नहीं समझता जी। खान साहब का अपना मिजाज ये है कि वो अपनी जमात के जो उन्होंने तंजीम बनाई है उसको बेमोतबर कर दिया उन्होंने, तो इन दोनों को क्या करेंगे? इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ क्या हुआ? अल्लाह करे कोई ऐसा रास्ता निकल आए। मैं दुआ करता हूँ कि ये जो टीम उन्होंने उस वक्त मुकर्रर की है इनके ऊपर वो एतबार करें और ये टीम कोई ऐसा फैसला करने में कामयाब हो जाए। लेकिन ये जो एक रट है ना कि जी अगर खान साहब से मुलाकात कराई जाएगी तो बात बढ़ेगी आगे। मैं बहुत दफा पूछ चुका हूं कि इमरान खान साहब बिलाशुबा वो पीटीआई के रहनुमा थे, वो लीडर थे, वो पीटीआई थे, लेकिन इस वक्त पीटीआई के सरबराह बैरिस्टर गौहर है और खान साहब का अब पीटीआई की क़यादत से कोई ताल्लुक नहीं है। लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी तंजीम उनसे मोहब्बत करती है, बिल्कुल करे, कोई रोक सकता है। लेकिन लीगली इमरान खान साहब अब पीटीआई की रहनुमा नहीं है और उनको इस वक्त आज वो सही या गलत वो कन्विक्टेड है। कन्विक्टेड बंदे के साथ मुलाकात या फैमिली करेगी या वकील करेंगे या जिसको कानून इजाजत दे। जो चीफ मिनिस्टर केपीके कह रहे हैं उनका क्या इस्तेहकाक है? यूसुफजई साहब, वैसे आपकी पूरी पार्टी पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही कर दिया है आपके बानी ने कि अब महमूद अचकजई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब बात करेंगे, पार्टी बात ही नहीं करेगी। और अगर वहाँ से कोई फ़ायदा हो गया तो आप फ़ायदा ले लेंगे, नुकसान हुआ तो आप कहेंगे देखिए हमने तो बात ही नहीं की। ये कैसी पॉलिटिक्स है? फिर भट्ट साहब भी साथ में ये बात कह, मुझे कोई एतराज़ नहीं है अगर वो इनको आगे करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब आपकी पार्टी में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि वो जाकर जो है वो हुकूमत के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात कर सके। गो के इस्टेब्लिशमेंट तो बात ही नहीं करना चाहती आप लोगों से। लेकिन ये बताइए, भट्ट साहब कह रहे हैं भाई आपके सीएम ने हमें बुलाया, उनकी दरख्वास्त पे हम जाके मिले। अब ज़रा ये बताएं, वो कहते हैं फिर आप हम पर क्यों गलत बयानी इल्ज़ाम लगा रहे हैं? अगर आप हमारा मैंडेट जाली है, हमें मानते ही नहीं है, तो फिर आप क्यों मिले हमसे? देखिए वो तो ये लोग आए थे, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये हम पे, मैंने इसलिए कहा था कि इनकी बातों में तजादात है ना, कि ये कहते हैं कि जी वो पहले इन्होंने कहा ना कि उनसे तो मिले हम, बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वो जो जेल में बैठा है, भाई जेल में बैठा उससे आपकी कोई मुलाकात हुई है या आपको कोई मैसेज आया उसकी तरफ से?
यही तो हम कह रहे हैं ना कि आप नहीं सर, आप बात ये बात तो आप पहले भी कर चुके हैं ना। वो कह रहे हैं हमें क्यों बुलाया चीफ मिनिस्टर ने अगर हम पर एतमाद ही नहीं है और हम हमारा मैंडेट जाली है। देखिए, मेहमान नवाजी तो हमारा वो है, मतलब आप आए हैं पेशावर में आए तो ये तो कोई बात ही ना हुई ना, ये तो कोई तरीका नहीं। हम तो अपनी तारीफ कर रहे हैं यूसुफ ज़ई साहब। देना कोई, देखिए आप जाली मैंडेट लेकर आए तो क्या आपसे इज्जत छीनी जाए? अब आपकी इज्जत तो रहेगी इंशाल्लाह, हम तो आपकी इज्जत करेंगे। वो तो एक अलग इशू है, पॉलिटिकल इशू एक अलग है, जो आप जी तो सारी दुनिया जानती है। अच्छा, अब जरा मैं दूसरे मौजूद पे आता हूँ। मुझे बताइए, जो आईजी शौकत साहब, मुझे क्विकली इसका जवाब दे, फिर मैं भट्ट साहब की तरफ आना है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने जो हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा कि फौज के बगैर दहशतगर्दी पर हम काबू नहीं पा सकते, नामुमकिन है ये। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इस बात का एहसास है, और अगर है तो फिर ऑपरेशंस के खिलाफ इतनी रेजिस्टेंस आप लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहले ही सूबा कई सालों से दहशतगर्दी का शिकार है और कैपेसिटी का भी इशू है आपके सूबे के अंदर। देखें, इस चीज़ को समझें। वो इसलिए कह रहे हैं कि देखें, एक होता है सूबे के अंदर जो दहशतगर्दी पैदा हो रही है या लोग पैदा हो रहे हैं, वो अगर पुलिस नाकाम हो जाती है तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन जो बॉर्डर क्रॉस करके लोग आते हैं ना, तो वो तो पुलिस के कंट्रोल में नहीं है ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि फौज और पुलिस मिलकर ही इसको। तो जब फौज उन्हें रोकती है, उन्हें मारती है, उन्हें पकड़ती है, तो आप कहते हैं कि यार ऑपरेशन नहीं करो। देखिए, हमने दहशतगर्दी खत्म करने में फौज का जो रोल है उससे इनकार तो नहीं कर सकते, हम ना उसकी कोई मुखालिफत कर रहे हैं, इसलिए कि उनकी कुर्बानियां हैं और दे रहे हैं, मुसलसल कुर्बानियां दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ये नाकाम है, इनकी पॉलिसी नाकाम है। क्यों, मतलब ये कि अभी तक इन्होंने इस मसले को इतना लटकाया। आपकी पॉलिसी नाकाम है, वो कह रहे हैं, ये समझाना चाह रहे हैं, हमसे मुशावरत करें फिर आगे बढ़े। वो ये देखें, जो शौकत यूसुफ ज़ई साहब इनसे बातचीत करें, अफगानिस्तान से बात करें। आपको मेरी आवाज आ रही है जी? शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आप कह रहे हैं जी कि दहशतगर्दी हो रही है, इसको ख़त्म करने के लिए फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है। और देखें, जब वफाक एक मीटिंग बुलाता है, उसमें KPK के वज़ीर आला को भी बुलाया जाता है, तो आपको तो बाकी सूबों से पहले वहाँ होना चाहिए कि आप बताएं, उनको साथ शेयर करें कि ये हमारी दहशतगर्दी है, ये इसके तरीक़ाकार हैं, इसका कलाकामा करने के लिए क्या तरीके इख्तियार किए जाएँ। आप वहाँ आते ही नहीं। आप मुझे बताएं, आप क्यों नहीं आते? वफाक, ये पॉलिसी वफाक का राइट है, आप क्यों नहीं आते? हमें इसका जवाब दे दें। क्या हम PM साहब ने एक दफ़ा फ़ोन किया, दोबारा भी कहा कि जब कोई ऐसी बात हो तो कोई पॉलिसी बनती है, आप आके हमें बताएं कि ये मसला है जी, ये तो हम उसको रिजॉल्व करें। वफाक का यही काम होता है, लेकिन आप आते ही नहीं। आपने जिद पकड़ी हुई है कि नहीं आएंगे। ना आने की वजह आपकी यही है कि इमरान खान नाराज़ हो जाएगा और वो उस वज़ीर आला को हटा देगा। फिर आपके जहन में यही है कि 15 साल से आप वहाँ बैठे हैं, दहशतगर्दी अरूज पर है। आज जैसे IG साहब ने भी कहा कि इसके लिए हमें वसाइल चाहिए, आप वफाक के साथ मिलते नहीं हैं, उनसे बात नहीं करते, तो फिर कैसे आप मुझे हाल बता दें? देखिए, पहली बात तो वसाइल की मैं कर लूँ, क्योंकि शौकत यूसुफ ज़ई साहब, ये भी कहा आपके IG ने कि 1 किलोमीटर रोड का बजट भी नहीं है इस पुलिस के पास, जितना 1 किलोमीटर रोड के लिए बजट चाहिए होता है वो बजट भी नहीं है हमारे पास। मैं अर्ज करता हूँ ना, देखिए, यही जो मेरे भाई ने बात की ना कि आप क्यों नहीं आते हैं, तो भट्ट साहब आप इतने मासूम तो नहीं है ना। आप देखें ना, आपने वज़ीर आला के खिलाफ आपके वज़रा ने जो जिस तरीके से इल्ज़ाम तराशी शुरू की और TV पे आके, अब वो उसने हलफ भी नहीं उठाया था, आपने उसने वो मुंतखब भी नहीं हुआ था, उससे पहले उसके खिलाफ जो है ना, वो जिस तरीके से उनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई, और वो कैंपेन, और फिर उसके बाद मुलाकात की इजाज़त नहीं दी, और फिर लगाया कि आज हमारे साथ बैठे हैं। यानी पहले उस पर इल्ज़ाम लगाएं कि आप दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, फिर आके कहते हैं कि आओ दहशतगर्दी ख़त्म करने में हमारे साथ ताउन करें। इस तरह ये कोई यहाँ पे कोई किसी का गुलाम तो नहीं बैठा है ना कि आप इस तरह करेंगे, लोगों को बेइज्जत करेंगे, फिर आके कहेंगे हमारे साथ बैठे। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि आप वसाइल की बात करते हैं। अगर आप हमारे साथ वाकई आपकी कोई मोहब्बत है, इस सूबे के साथ मोहब्बत है, 2200 अरब रुपए आपके ज़िम्मे हमारे मौजूद हैं। ये मुश्किल वक्त है सूबे के ऊपर, यहाँ हम कोई पैसा नहीं जनरेट कर रहे हैं, यानी हमारे पास यहाँ पे कोई कारखाने लगे हुए हैं, पैसा आपने रोका हुआ है, तो आप हमें हमारा पैसा दें। देखिए, हेलो, आवाज सुने। तो आपकी बात को मैं कहता हूँ जी, आपका क्वेश्चन, आप हमारे साथ बैठते नहीं हैं, हमसे मिलते नहीं हैं, हमें नहीं पता आप किस बात पे नाराज हैं। जब आपसे मिलेंगे, अब आपको पैसे भी मिलेंगे नहीं, लेकिन आपके हमारे साथ बैठेंगे तो उसका इशू को कोई रिजॉल्व करेंगे ना। आप बैठते नहीं है, हमें बताएं इसका क्या हाल है बगैर बैठे। देखिए, बैठने की तो बात ही नहीं है। आप जिस तरीके से एक CM के खिलाफ आपके वज़रा ने जो कैंपेन चलाई, किसी ने उसमें माजरत की?
देखिए वो साबित हुआ है ने मुबारक दी उनको, वज़ीर आला को, एक दफा नहीं 2 दफा। पीएम ने तो मुबारकबाद दी ना, बाद में दी पीएम साहब ने मुबारकबाद दी, इसके अलावा आप क्या करें भाई? आपको मुबारक हो कि आप बन गए वज़ीर आला। आप मुझे बताएं, चले आपने सीएम से मुलाकात कर ली, आपने सीएम को देखा, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या खौफ है इमरान खान से अगर वो मुलाकात करे? इमरान खान तो जेल में है ना। देखे ना, फिर आपने कहा इमरान खान जेल में है। इमरान खान तो जेल में हमने नहीं भेजा यूसुफ जही साहब, वो 190 मिलियन है, वो अदालत ने चोरी साबित करके जेल भेजा 14 साल के। आप जाए अदालत में जाके केस लड़े और उनको बरी करा ले। हुकूमत ने तो नहीं भेजा ना, आप खुद बताया हमारे लीडर के खिलाफ जितने झूठे मुकदमा जो कुछ बनते थे, हमने अदालतों में जाके इंसाफ लिया है। अदालतों से हमने जाके अपनी बेगुनाही साबित किया, अदालत ने हमें रिलीज, हमें कहते हैं ना कि अदालत ने हमें बरी किया। आप तो मैं कह रहा हूँ ना, क्यों नहीं जाते आप अदालत में? मुझे ये बताएं ना बट साहब, अगर ये अदालतें ठीक हो जाती ना तो मुल्क आगे चला जाता। आज क्यों वो साकिब निसार की अदालत ठीक थी, आप बताएं आज क्यों कारखाने बंद हो रहे हैं? आज क्यों बेरोजगारी बढ़ रही है? आज क्यों एक्सपोर्ट खत्म हो रही है? इसीलिए तो खत्म हो रही है। आपने इस हुकूमत में आकर क्या दिया? हमको 1 रुपए का रिलीफ मुझे बता दें। आप बताएं ना, यूसुफ जही साहब, साकिब निसार की अदालत ठीक थी, वो जावेद हसन की अदालत ठीक थी। कल मेरे पास वैसे सेनेटर आपके कोलीग हुमायूं मोहम्मद साहब थे परसों, और उनसे डिबेट वहाँ चली गई थी। उन्होंने भी माना, उन्होंने कहा कि साकिब निसार की अदालत भी ठीक नहीं थी और कोई भी अदालतें यहाँ ठीक नहीं थी। यहाँ पर जजेस अपॉइंटमेंट का प्रोसेस ही ऐसा है कि जिसके जरिए जो है वो ऐसे जजेस आते हैं जो कि मेरिट पे नहीं होते। तो वो कल साकिब निसार को भी बुरा भला कहकर ठीक है ना, लेकिन इनको रिलीफ अदालतों से ही मिलेगा ना। मुझे बताएं, हुकूमत ने एक बंदा जो सियासी कैदी जेल में पड़ा हुआ है तो आप कहेंगे उसको रिलीज करते हैं। अदालतों में 190 मिलियन है, 9 मई है, 26 नवंबर है, ये हमने तो नहीं किए ना। केस तो लगा ले। वक्त खत्म हो गया। शौकत यूसुफ जही साहब आपका बहुत शुक्रिया, नासिर भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, कमर जमान कायरा साहब का बहुत शुक्रिया। लेंगे ब्रेक के बाद जरा आर्टिकल 243 क्या है इस पर जरा बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट। आर्टिकल 243 मुसल्लह अफवाज की कमांड से मुताल्लिक है। इस शिक के तहत सदर मुमलिकत आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं, जो वज़ीर आज़म के मशवरे से तीनों फोर्सेस के सरबराहान और जॉइंट चीफ का तकर्रुर करते हैं। अब इस आर्टिकल को मौजूदा हक़ाइक़ के मुताबिक ढालने की बात हो रही है तो क़यास आराइयाँ भी जन्म ले रही हैं। हकीकत क्या है, इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं अहमद हसन अल अरबी, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। अहमद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आर्टिकल 243 में तरमीम के ऊपर बहुत प्रोपेगेंडा, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हो रही हैं। सो इन कयास आराइयों से हटकर इसकी हकीकत क्या है इस वक्त? आपको क्या लगता है ये क्या होने जा रहा है आर्टिकल 243 में? जी बहुत शुक्रिया शादिब साहब। इसमें देखें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आर्टिकल 243 से रिलेटेड इस वक्त जो डिस्कशन हमारे यहाँ चल रही है उसके मुकाबले में इसी आर्टिकल को या इससे मिलती जुलती जो रिफॉर्म्स हैं उसको लेके जो दुनिया में चल रही हैं उन पे भी नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पे अभी जिस तरीके से वॉरफेयर मॉडर्नाइज हो रहा है, आज आप देख रहे हैं कि इट इज़ सिर्फ लैंड, सी और एयर पहले कहा जाता था, अब उसके साथ साइबर है, स्पेस एंड नियर स्पेस जो है वो डोमेन भी मौजूद है। देयर इज़ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, द साइबर वॉरफेयर। सो ये सारी चीज़ें आपस में जिस तरीके से आजकल के मॉडर्न दौर में इंटीग्रेटेड है, आज से पहले तारीख में इस तरह से नहीं हुआ। और अभी जंगें जीतने के लिए या लड़ने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़, जो एस्पेक्ट्स हैं जिस पे पूरी दुनिया के जो मिलिट्री माइंड्स हैं उनका कंसेंसस है, वो है स्पीड और इंटीग्रेशन। और अभी आप देखें कि अभी जो आर्टिकल 243 है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप पाकिस्तान का भी देखें, दुनिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन भी देखें, तो उसकी जो जान होती है, जो रूह होती है, वो मॉडर्नाइजेशन और जिद्दत में होती है, वक्त के लिहाज से चेंज होने में होती है। सो इसी तरह आप देखें पाकिस्तान के अंदर भी अभी इस दफ़ा जब हमारा मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में जो हमारा सिंगल पॉइंट जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इतनी जो विक्ट्री हासिल की भारत के खिलाफ, दैट वाज आवर इंटीग्रेशन एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट। अब ज़रूरत इस समर की है कि उस इंटीग्रेशन और क्लैरिटी ऑफ थॉट जो हमारी लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप ने प्रैक्टिस किया इन मई के महीने के अंदर इंडिया के खिलाफ, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले जंगों में, मिस एडवेंचर्स में या मिलिट्री डेवलपमेंट के अंदर वो चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज हो सके।
इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि चाइना ने 2015 में एसएसएफ बनाया, जिसमें उसने इन सारी रिफॉर्म्स अपनी मिलिट्री जो है उसके अंदर लेके आया और उन्होंने इंटीग्रेट किया सारी फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर को। 2015 में ही फिर रशिया ने भी जो है उन्होंने VKS के नाम से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई और उन्होंने भी इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट किया। इन दोनों ममालिक को देख के अमेरिका ने भी अपनी रिफॉर्म्स करना शुरू किया। इट टुक देम 3 years, 2018-19 के अंदर फिर अमेरिका ने अपनी स्पेस, साइबर इलेक्ट्रॉनिक, लैंड, सी और नेवी को इन्होंने, एयरफोर्स को इन्होंने आपस में इंटीग्रेट किया। अमेरिका को देखने के बाद फिर 2021 में यूनाइटेड किंगडम ने भी इस तरह की रिफॉर्म्स वो लेके आए। 2019 में इंडिया ने भी ये रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जब उन्होंने इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड और फिर CDS बिपिन रावत वाला सारा मामला हुआ, लेकिन वो सारा कुछ इंडिया ने भी कोशिश की बट इंडिया फेल हो गया, अभी तक वो कर नहीं सके। अभी भी इन्होंने जो ये त्रिशूल के नाम से एक्सरसाइज लॉन्च की है उसका मकसद यही है कि इन्होंने अपनी बैटलफील्ड और अपनी ये जो वॉरफेयर के सारे डिफरेंट कॉन्टूर्स हैं और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर है उनको इंटीग्रेट करना है। सो पाकिस्तान भी उसी कॉन्टेक्स्ट में जो पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, अपनी बैटलफील्ड को इंटीग्रेट करने के लिए, एक सिनर्जी जो है वो लेके आने के लिए और उस सिनर्जी और उस इंटरडिपेंडेंस है और कोऑपरेशन है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए ये रिफॉर्म हो रही है। अब जो आपने बात की कि इस पर स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, अब आप मुझे खुद बताएं कि जितनी तेज़ी से दुनिया में वॉरफेयर मॉडर्नाइज हो रहा है, जितनी हैवी और लोडेड ये रिफॉर्म है, जितना इसके अंदर मटेरियल और जितना इसके अंदर चेंजेस लेके आने वाली हैं, क्या पॉसिबल है कि सवाए इसके कि आपने दुनिया के साथ अपने वॉरफेयर को जदीद करना है, सवाए इसके अलावा और अल्टीरियर मोटिव हो ही कैसे सकता है इसके अंदर? एज एन इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट, जितना ये इतनी आसान नहीं है जितनी हम कहने में हमें ये लग रही है और जितनी इसकी ज़रूरत है पाकिस्तान को, इसमें अल्टीरियर मोटिव की गुंजाइश बचती ही नहीं है। और ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है। आपकी 3 फोर्सेस हैं, उसके बाद आपकी साइबर है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है और प्रेसिडेंस आपको इस तरह की मिलती नहीं है अपने रीजन के अंदर, तो आपने एक चीज़ को नया क्रिएट करना है। यू हैव टू इन्वेंट और डिस्कवर समथिंग, दिस इज गोइंग टू बी बिग। ये बताइएगा कि ये जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है इसके स्ट्रक्चर पे अपेरेंटली तो ज़ाहिर आपने कहा कि ये मॉडर्न वॉरफेयर की रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से ये सब कुछ आपको होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर किस हद तक तब्दील होगा? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह से तब्दील होगा, किस तरह शेपअप होगा ये? देखिए, इसका जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है ना, जो अम्ब्रेला अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रक्चर की, वो मैंने आपके सामने रख दी है कि आपने इंटीग्रेट करना है। मिसाल के तौर पे आप अगर आजकल के दौर में आप ये देखिए कि सिर्फ एक एयर के अंदर आप थोड़ी सी जगह पे कहीं पे लैग कर जाएं तो आपकी डायरेक्ट जो ग्राउंड फोर्सेज हैं और फिर उसके अलावा जो है आपकी नेवी है वो इफेक्ट होती है। अगर कहीं पे भी आपका साइबर अटैक एक हो गया तो साइबर अटैक इमीडिएटली इफेक्ट करेगा ग्राउंड के ऊपर आपके लॉजिस्टिक्स को। सो जो लार्जर कॉन्स्ट्रक्ट है वो ये है कि इन सारों को आपस में जो है वो इंटीग्रेट और इंटरडिपेंडेंट करना है। लेकिन उसके अंदर जो फैंसी डिटेल्स हैं कि किस तरीके से होगा, स्ट्रक्चर में कौन सी चेंजेस आएंगी, स्ट्रक्चर किस तरीके से किस हद तक कौन से शिक को, कौन से फैक्ट को हमने आगे पीछे करना है, कौन सी चीज़ को एडजस्ट करना है, वो एक लेंथी प्रोसेस है। जैसा मैंने कहा, अभी पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट होगी, पार्लियामेंट में डिबेट होने के बाद ये हमारी आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट्स तक जाएगी, वहाँ पर फिर एक एक्सटेंसिव इसके ऊपर माइंड स्टॉर्मिंग होगी, उसके बाद कहीं जाके कोई शेप या फॉर्म सामने आएगी। अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली कि ये इसके ऊपर कमेंट करना कि किस हद तक स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आएंगे। राइट, थैंक यू सो मच। अहमद हसन अल अरबी, एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स, हमारे साथ मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही है इसका, जब तक ये प्रेजेंट नहीं होती 27 अमेंडमेंट और उसकी डिटेल्स सामने नहीं आती उस वक्त तक कुछ भी कहना हतमी होगा कि इसमें क्या तब्दीली होने जा रही है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। लेकिन अपेरेंटली एक सिनर्जी के लिए, एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के लिए और जो मॉडर्न वॉरफेयर के चैलेंजेस हैं उसको बीट करने के लिए ये तरमीम में इस 243 को चेंज किया जा रहा है, इस पर बात हो रही है। सो आपने प्रोग्राम देखा, लिबासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।